जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। कल जो है 28 दिसंबर था, राइट। और 28 दिसंबर जो है फेमस क्यों है? क्योंकि इसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिन काफ़ी फेमस दिन है। और कल मैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एडिटोरियल है कल का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तीनों ही एडिटोरियल कल का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया, और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे कन्वे कर दिया था आप लोगों को कि एडिटोरियल पढ़ लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ सदाबहार न्यूज़ है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। देखो, इसमें क्या है कि केंद्र की प्रतिनियुक्ति के बीच ममता ने आईपीएस का होमगार्ड में किया तबादला। न्यूज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है सेंटर और स्टेट रिलेशन। ये सदाबहार टॉपिक है, हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाग 11 के बारे में, भाग 12 के बारे में, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, राज्यपाल को लेकर के हमेशा चर्चा में रहता है। जाकर के पढ़ लें केंद्र राज्य संबंध, और साथ ही साथ कौन कौन सी समिति है जो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन दिया था, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे ये न्यूज़ जो है, किसानों के साथ कल होगी बातचीत। अगर बातचीत में, चूँकि ये न्यूज़ काफ़ी दिन से चल रहा है, पिछले लगभग 2 महीने 3 महीने से चल रहा है ये न्यूज़, तो अगर बातचीत में कोई अच्छा आउटपुट आएगा, कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा, कुछ बेहतर आउटपुट होगा जो सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा, देन वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कल का दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस न्यूज़ के हवाले से। और फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, एक यह न्यूज़ है, यह न्यूज़ मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से यूपीएससी क्या करती है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देने का काम करती है, और उनको बोलती है कि आप इस सेक्टर में आपकी गड़बड़ी है, इसको सुधार करें। किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंक देती है और साथ ही साथ बताती है कि आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, आप यहाँ सुधार करें। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आयोग स्कूल के लिए बनेगा, राइट। जितना भी देश भर में स्कूल है उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनेगा, नेशनल कमीशन बनेगा। और ये क्या करेगा कि स्कूल को एक तो रैंकिंग देने का काम करेगी, दूसरा काम क्या करेगा कि स्कूल को बताने का काम करेगा कि आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरत है, खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य में जहाँ सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही ख़राब है, वहाँ ऐसे आयोग की आवश्यकता है। अगर स्कूल के खिलाफ आपको कोई कंप्लेंट करना होगा तो आप इस आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना होता है तो आप यूजीसी में जाकर कंप्लेंट करते हैं, उसी तरह से स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना होगा तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़रूरत है और नई शिक्षा नीति के तहत इसको लाया जा सकता है। तो इसको पढ़ लें आप। सेकेंड पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। अब देखो, यहाँ पे दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको चीन और नेपाल के बीच जो संबंध चल रहा है, नेपाल जिस तरह से चीन हस्तक्षेप कर रहा है, उसको लेकर के भारत जो है अभी शांति से नज़र गड़ाए हुए है। भारत अभी कुछ इस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन भारत का नज़र उस पर है। तो इस हवाले से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे भी लगातार चीन के साथ और नेपाल के साथ, दोनों के साथ हमारी विवाद चली है। चीन के साथ विवाद चल रहा है, नेपाल के साथ विवाद लगभग सॉल्व हो गया है। तो इस रूप में भी इम्पॉर्टेंट है भारत चाइना रिलेशन, भारत नेपाल रिलेशन और नेपाल चाइना रिलेशन, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो ये जानो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट होता क्या है। दिल्ली में जब आप जाओगे तो यहाँ पे अगर इंडिया गेट है मान लो, और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में ये जो रोड है, इस रोड के इधर भी काफ़ी बिल्डिंग है और इधर भी काफ़ी बिल्डिंग है, काफ़ी मंत्रालय की बिल्डिंग दोनों साइड में है। तो इसी मंत्रालय की बिल्डिंग जो आज से 100 वर्ष पहले बनी है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके नया बिल्डिंग बनाया जाएगा। उसी को कहा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको पर्यावरण मंजूरी अब मिल चुकी है।
अब देखो यहाँ पे कल का बीपीएससी का पेपर मैंने अपलोड किया, 27 को बीपीएससी का पेपर हुआ था। वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जो कई बार हमने डिस्कस किया था आपके साथ। देखो क्वेश्चन पूछा था कि कितने जो तट है, समुद्री तट है, कितने समुद्री तट को जो है टैग दिया गया, राइट, ब्लू फ्लैग टैग दिया गया। तो यहाँ पे देखो 8 जो है समुद्री तट को जो है ब्लू फ्लैग टैग दिया हुआ, यहाँ 8 का नाम दिया हुआ। एक क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन था 6, 7, 8, 9, इस तरह का ऑप्शन था। तो आपको 8 मारना था क्योंकि 8 समुद्री तट को जो है ब्लू फ्लैग का जो है टैग दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक संस्था का नाम याद रख लो, ये संस्था का नाम है FEE। FEE क्या है? FEE है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। FEE यही संस्था जो है ब्लू फ्लैग देने का काम करती है किसी भी समुद्री तट को। मान लो ये समुद्री तट है, अगर इसको ब्लू फ्लैग जो मिला है तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लू फ्लैग मिला है इसका मतलब है कि ये तट जो है काफ़ी साफ सुथरा तट है, और ब्लू फ्लैग मिला है इसका मतलब इस तट को जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया, बहुत सारे विश्व के लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं, तो एक तरह से वहाँ पे टूरिज्म अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये टैग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो संस्था देती है FAE, ये फ्रांस की संस्था है जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था, और 1987 में यूरोप में अपना काम शुरू किया गया था। बस याद रख लेना, फ्रांस की संस्था है FEE जो ब्लू फ्लैग टैग देने का काम करता है, और अभी 8 टैग को ब्लू फ्लैग मिल चुका है। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक समुद्री तट को जो मिलेंगे ब्लू फ्लैग का दर्जा, तो इसके लिए सरकार काम करेगी। अब देखो इस न्यूज़ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि 3 दिवसीय दौरे पे दक्षिण कोरिया पहुंचे नरवाने। हमारे देश के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल नरवाने, वो कहाँ पहुंचे हैं? दक्षिण कोरिया। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में अगर संबंध होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ देखो ये जो न्यूज़ है, कर्नाटक में गौ हत्या पे रोक के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। यूपीएससी में भी पूछ सकता है, आपको स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है कि किस राज्य में जो है गौ हत्या को रोकने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब इसको बिल लाया जाएगा, बिल पारित होगा तो बाकायदा ये कानून बन जाएगा, और ये मिली है कर्नाटका में। अब देखो ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वरित न्याय की दरकार पे सुप्रीम कोर्ट में लगाई मोहर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेट से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो उसी को लेकर के त्वरित न्याय कैसे मिले, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है कि सर जो न्यायपालिका में इतना मैटर लंबित है उसको जल्दी से न्याय देने का काम करें। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत को मिला निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। टीका का क्या नाम है, ठीक है, और ये भारत को पहला निमोनिया का टीका मिल चुका है, तो इसके बारे में इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर के पंचायत का 3 टियर सिस्टम लागू। 3 टियर सिस्टम क्या होता है, किसके रिकमेंडेशन पे 3 टियर सिस्टम लाया गया था? तो बलवंत मेहता समिति थी जो 3 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन किया था। 3 टियर सिस्टम मतलब क्या होगा? पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। पंचायत स्तर पे जो हो गया मुखिया हो गया, ब्लॉक स्तर पे जो हो गया पंचायत समिति हो गया, और तीसरा जो है जिला परिषद हो गया। तो मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 टियर पे जो है स्थानीय निकाय या स्थानीय व्यवस्था को लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ बलवंत राय मेहता जो 3 टियर सिस्टम की बात किया था, और अशोक मेहता जो 2 टियर सिस्टम की बात किया था, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो रावत की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पे तिलमिलाई शिवसेना। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये संस्था काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये जो संस्था है इसके बारे में बस एक बात याद रखना, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जस्ट एक फैक्ट याद रखो आप कि ये जो है 2 महत्वपूर्ण एक्ट का उल्लंघन होता है तभी एक्शन लेता है। एक तो FEMA
यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का अगर उल्लंघन हुआ तभी एक्शन लेगा। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक्शन होगा तभी ये एक्शन लेगा। तो यानी ये 2 मैटर का अगर उल्लंघन होगा तभी जाकर के ईडी एक्शन लेता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तीसरा कोई मैटर होगा, तीसरा कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो ईडी एक्शन नहीं लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर हो या फॉरेन एक्सचेंज का मैटर हो तभी जाकर के, यानी वित्तीय धोखाधड़ी का मैटर हो तभी जाकर के ईडी एक्शन लेता है। अब देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल से मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ एनालिसिस तो नहीं करूँगा डेली, लेकिन जो एडिटोरियल एनालिसिस है मैं वो ज़रूर कर दूँगा। एडिटोरियल एनालिसिस से आप डाटा लिख सकते हैं, और कल का जो है यानी 28 दिसंबर का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको खुद से पढ़ लेना और इसको भी एक बार पढ़ लेना। ये जो व्यक्ति है भरत झुनझुनवाला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं यह। भरत झुनझुनवाला का जब भी एडिटोरियल आए उसका एक बार ज़रूर आप पढ़ें, तो इसको पढ़ लेना। कल से मैं एडिटोरियल एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से, पीटी पर्सपेक्टिव से, काफ़ी दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। भारत में क्या है कि खाद्यान्न की समस्या नहीं है। भारत में खाद्यान्न की समस्या थी 1960 के दशक में। 1966 और 67 में जब हमने हरित क्रांति शुरू किया, उसके बाद खाद्यान्न की समस्या समाप्त हो गई। तो यानी लोगों के पास खाने की समस्या नहीं है उतना, लेकिन सवाल ये होता है कि बावजूद इसके कुपोषण की समस्या क्यों है? क्योंकि हम जो खाना उसको देते हैं, यानी हम जो उसको चावल देते हैं, वो फूड फोर्टिफाइड चावल नहीं होता, पोषण युक्त चावल नहीं होता। मान लो बच्चों को अगर मिड डे मील मिलता है, उस मिड डे मील का जो चावल होता है या उस मिड डे मील का जो दाल होता है, उसी दाल में ऐसा दाल हम बनाएं, ऐसा दाल जो है हम उपजाएं कि उस दाल में जितना भी पोषक तत्व है सभी हो, उस चावल में जितना भी पोषक तत्व है सभी हो। तो क्या होगा कि जितने भी बच्चे मान लो मिड डे मील का यूज करेंगे, वो सारे के सारे लोग, एक अच्छा पोषण उनको मिल पाएगा, कुपोषण की समस्या उसमें समाप्त हो जाएगी। तो इसी को लेकर के वैज्ञानिक हमारे देश में लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरह से गेहूं के बीज में सारे पोषक तत्व शामिल किया जाए ताकि वो कुपोषण की समस्या को निजात पा सकें। किस तरह से चावल में सारे पोषक तत्व को शामिल किया जाए, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको भी आपको जानना चाहिए, इस तरह का एक क्वेश्चन यूपीएससी दे देता है, स्टेट पीसीएस तो देता ही देता कि कौन सा जो है नगर संस्कृत नगर बना है या पूरा का पूरा नगर जो है संस्कृत बोलना शुरू कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन एक मिल जाएगा आपको, तो ये आपको नज़र होना चाहिए इस न्यूज़ पे। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। लद्दाख को मिलेगा अपना मौसम विज्ञान केंद्र, लोटस संभालेंगे जिम्मेदारी, राइट। अब देखो ये जो न्यूज़ है, फास्ट टैग ऐप में दिखेगा बैलेंस। फास्ट टैग ऐप क्या होता है? RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। RFID को बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है फास्ट टैग ऐप। तो एक तरह का स्कैनर होता है जो आपकी गाड़ी पे लगा होगा, और उस स्कैनर में जो है गाड़ी, अगर मान लो ये टोल प्लाजा है, यहाँ से आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी, तो टोल प्लाजा में अगर मान लो 100 रुपया लगना है, तो ये 100 रुपया जो है ये आपके जो स्कैनर से जो आपके चिपका होगा आपके कह सकते हो गाड़ी में, उससे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कर जाएगा, राइट। तो फास्टैग ऐप में दिखेगा। इसी तरह से एक फास्टैग ऐप होगा कि ये जो स्टिकर आपने लगाया है इसमें कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए एक सरकार ऐप लेकर आई है फास्टैग ऐप, जिसमें आपका बैलेंस दिख जाएगा। बैलेंस कम होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका जो है फास्टैग में बैलेंस नहीं है, आप उसमें बैलेंस डलवाएं, राइट। चीन से सप्लाई चेन खिसकने का भारत को होगा फायदा। अमेरिका का बहुत बड़ा हब चीन था, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हब जो है मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में है, जापान की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में है। तो अगर ये चीन छोड़ के अगर बाहर निकलेगी तो इसके लिए 2-3 डेस्टिनेशन है। एक तो ये वियतनाम जा सकता है और दूसरा इंडिया आ सकता है।
तो अगर सप्लाई चेन विश्व के देशों का चीन के साथ टूटेगा तो उसका भारत को फायदा मिलेगा, यही कहना है इस एडिटोरियल में, इस न्यूज़ में, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखो जीएसटी क्षतिपूर्ति पे ये न्यूज़ दिया हुआ है, जीएसटी क्षतिपूर्ति पे स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था, जाकर के देख लेना आप लोग, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको भी एक बार देख लेना, वन डे एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कार के निर्माता डॉक्टर मैनी नहीं रहे हैं, वन डे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दलाई लामा का अधिकार चुनने का से चीन को रोकेगी अमेरिका। तो अमेरिका वो सारा काम कर रहा है, अमेरिका जो है जो काम भारत को करना चाहिए, तिब्बत को मान्यता भारत को देना चाहिए, भारत नहीं दिया है, अमेरिका दिया है। दलाई लामा को चुनने का अधिकार अमेरिका का कहना है कि चीन का अधिकार नहीं होगा। चीन क्या करता है कि दलाई लामा को चुनता है। दलाई लामा कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो कह सकते हैं धार्मिक गुरु होते हैं, वो दलाई लामा होते हैं। अब चीन क्या होगा कि अपने मर्जी से किसी व्यक्ति को चुन लेगा, वो दलाई लामा। दलाई लामा एक पोस्ट है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इनका नाम कुछ और है, लेकिन ये जो पोस्ट है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होता है, व्यक्ति नहीं होता, उसी तरह से दलाई लामा एक पोस्ट होता है। तो चीन इस पोस्ट पे किसी को भी बैठा सकता है। अमेरिका का कहना है कि नहीं, आप इस पे इंटरव्यू नहीं करें, चूँकि दलाई लामा को चुनने का अधिकार बौद्ध धर्म के लोगों का है, बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, सर्वोच्च गुरु है, तो इनको सुनने का अधिकार बौद्ध धर्म का ही होगा। तो इसको भी एक पढ़ सकते हैं, इस रूप में आप जानकारी आपको होना चाहिए। और ये देखो, वुहान में फैले वायरस की लाइव रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकार को 4 साल की कैद। चीन में इंडिपेंडेंस मीडिया का अभाव है, इंडिपेंडेंट मीडिया चीन में नहीं है। चीन सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसकी स्थिति यही होती है। चीन में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में सरकार के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है। और सोचो कि एक लाइव रिपोर्टिंग महिला कर रही थी और एक रिपोर्टर को 4 साल की कैद की सज़ा हो गया, राइट। एक बार इसको भी देख सकते हैं आप। ओके, देखो इतना ही न्यूज़ था आज, राइट, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। कल से मैं एडिटोरियल एनालिसिस डिटेल में कर दूंगा। डेली न्यूज़ तो नहीं कर पाऊंगा एनालिसिस, लेकिन एडिटोरियल एनालिसिस कल से मैं डिटेल में कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।